आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। मेरा नाम हर्षदा जैन है और मैं मेरठ से हूँ और पिछले 6 सालों से 2014 से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक इसकी हूँ। मैं 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ मैं सबको, और जिसको बोलना हो वो फिर अनम्यूट बाद में करके बोलेगा। तो मैं 2014 से इस एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आई और तब से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ आज तक, और हमेशा प्रैक्टिस ही करती रहूँगी। एस्ट्रोलॉजी के दिमाग में आते ही आज से 6-7 साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। एस्ट्रोलॉजी का दिमाग में आते ही बस वही एक अंधविश्वास दिमाग में आता था, और यहाँ हम जो न्यूज़पेपर में वीकली हॉरोस्कोप पढ़ते थे, एक वो दिमाग में आता था, या जो एक पंडित जी होते हैं जो जन्म पत्री मिलाते हैं, वो ही दिमाग में आता था। तो लेकिन देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमें वो चीज़ दिखाती है जो हम खुद नहीं देख सकते। जिस तरह अब हम अपने शरीर के अंगों को नहीं देख सकते, ठीक, हम अपने पिछले हिस्सों को नहीं देख सकते, ठीक। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमें वो चीजें दिखाती है जो कि हम खुद से नहीं देख सकते। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस जिंदगी में 6 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा फिक्स रहती हैं। आपका जन्म, आपका मरण, आपका सुख, आपका दुख, यश, अपयश। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, इन्हें कभी कोई नहीं बदल सकता। तो हमारे मन में ये सवाल आना जरूरी है कि अगर सब कुछ फिक्स है तो फिर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या है, जब सब कुछ अपने नियत समय पर एक हमेशा होना है, या हम उन चीजों को नहीं बदल सकते, तो हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्यों है? देखिए, वो ठीक है कि एक एस्ट्रोलॉजर भी कुछ बदल नहीं सकता, वो आपकी डेस्टिनी को मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज आपके भाग्य में है, जो डिसाइडेड है, उसको अप्रोच कैसे करना है, उस तक पहुंचना कैसे है। सपोज अगर आपका अच्छा समय है तो आपको किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, और अगर कोई खराब समय आ रहा है तो किस तरह से आपको अपने रिसोर्सेज सेव करने हैं। क्योंकि ह्यूमन माइंड एक ऐसा है, उसके मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सपोज अब बच्चा बड़ा हो रहा है, एजुकेशन लेनी है तो किस फील्ड में जाए, प्रोफेशन में अगर कुछ करना है तो आपको किससे रिलेटेड प्रोफेशन करना है। वो ठीक है, प्री डिसाइडेड है कि आपने जो ईश्वर ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है आप करेंगे वही, लेकिन वो चीज आपको कई बार नहीं पता होती। तो उस चीज के लिए हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको उन चीजों से अवगत कराता है कि भाई मेरे को आपका भविष्य में ये चीज दिखाई दे रही है, तो आप इससे रिलेटेड काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। और देखा जाए नॉर्मली लोगों के माइंड में क्या चीज रहती है कि आपका जो सन साइन है, मून साइन है, वो आपकी पर्सनालिटी को रिवील करता है, लेकिन वो चीज भी मैंने सही नहीं पाई, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उस एक साइन के अंदर आते हैं और हर कोई एक डिफरेंट पर्सनालिटी का होता है, हर किसी की एक डिफरेंट नेचर होती है। कभी भी दो लोग एक से आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। वो ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं नेचर में या उनकी हैबिट्स में, लेकिन आप ये देखेंगे कभी भी वो दो जन एक से आपको नहीं मिलेंगे। उनकी डेस्टिनी अलग होगी, उनकी एजुकेशन अलग होगी, उनका प्रोफेशन अलग होगा, उनकी पर्सनल लाइफ तक अलग होगी। तो ये मैं जो थ्योरी के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी उसका नाम है कस्पल इंटरलिंक्स थ्योरी, जिसको हम KCIL के नाम से भी जानते हैं, यानी कि खुल्लर कस्पल इंटरलिंक्स। इस थ्योरी को श्री SP खुल्लर जी, जो कि एक्स जनरल मैनेजर इंडियन टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में थे, उन्होंने डेवलप किया। नॉर्मली लोगों के मन में ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि जब हमारे पास वैदिक है, जेमिनी है, भृगुनंदी नाड़ी है, एक से एक अच्छी टेक्निक्स हैं, तो वाई दिस थ्योरी? देखिए, ये जो जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जितनी भी थ्योरीज दी, वो आज से हजारों साल पहले डेवलप की गई, और ज्योतिष हमेशा देश काल पात्र के हिसाब से किया जाता है। तो जो हजारों साल पहले की स्थितियां थी
उन स्थितियों से अब तक बहुत चेंज आ चुका है। और आप देखेंगे कि उस समय, पुराने समय में क्या होता था, कितने 100 किलोमीटर एक छोटे छोटे गांव होते थे और नॉर्मली जनसंख्या भी बहुत ही कम थी। तो उसमें क्या होता था कि अगर एक बर्थ आज हुआ है तो शायद कई बार कई महीनों तक दूसरा जन्म उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता था। तो वहां उस समय के उसमें वो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सटीक बैठती थी। लेकिन धीरे 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 जैसे हम बढ़ते गए आगे, जनसंख्या और तेजी से बढ़ने लगी, तो हम ये देखा गया कि जब हम उस मेथड को कई बार यूज करते हैं तो हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं कभी तो ठीक बैठती हैं और कभी हमारी प्रिडिक्शंस ठीक नहीं बैठती। तो उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन यही था क्योंकि आप कभी भी देखिए, जो जैसे सपोज पराशरी भी है और ये जितनी भी ज्योतिष हैं, जिस ऋषि मुनियों को जैसा जैसा उन्हें मिलता गया वैसा वैसा वो उसको शास्त्रों में उतारते गए। तो एक सिस्टमैटिक नहीं था। सपोज जैसे आज भी कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो सिर्फ राशि चार्ट पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि मैं राशि चार्ट से ही प्रिडिक्ट कर देता हूँ। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं नवमांश से ही प्रिडिक्ट कर देता हूँ, मैं राशि चार्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो उसमें क्या होता है कि जिसको अपने हिसाब से जिसमें सफलता मिली उससे वैसे ही उसको अपनाना शुरू कर दिया। तो एक जो एक सिस्टमैटिक एक होना चाहिए वो चीज नहीं थी कि जिसमें हम कह सके कि नहीं ये सिस्टम है, इससे आप काम करिए। तो जिसको अपने हिसाब से जैसा ठीक लगा उसने वैसा करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम जाते हैं 1960 में। 1960 में श्री कृष्णामूर्ति जी ने, कृष्णामूर्ति जी से पहले भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्रचलित थी जो कि मीना 1 मीना 2 के नाम से थी, और वो भी दो फ्रेंड थे, एक गोपाल कृष्ण जी और एक वो थे एनवी करके, क्या नाम था उनका, हाँ एनवी राघवा। तो वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते थे जो कि वो भी बहुत सटीक बैठती थी, और कृष्णामूर्ति जी उन्हीं के ही मित्र थे। तो कृष्णामूर्ति जी ने स्टेलर एस्ट्रोलॉजी यानी कि नक्षत्र ज्योतिष पे बहुत साल काम किया। तो उन्होंने ये, उनको इस पराशरी से और जो दूसरे मेथड थे, उन्हें मुश्किल क्या आई? उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल आई कि जब एक जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, जहां पर जन्म का अंतर बहुत कम रहता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का, या कभी कभी 1 मिनट का भी, वहां उन्हें इस मेथड से बहुत दिक्कत आई। और यहाँ हमें किसी भी घटना का अगर हमें डे प्रिडिक्ट करना है तो डे प्रिडिक्ट करना उस थ्योरी से पॉसिबल नहीं था। तो कृष्णामूर्ति जी ने हमें केपी सिस्टम जैसी एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने पाया कि कोई भी प्लैनेट अपना तो फल देता ही है, लेकिन साथ में अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी फल देता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 9 प्लैनेट हैं, और 9 प्लैनेट हैं तो हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, हर प्लैनेट का 3 नक्षत्र है। तो कृष्णामूर्ति जी ने एक नक्षत्र के 9 असमान हिस्से किए और उसका एक सूत्र रखा कि जैसे सपोज चंद्रमा एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है, तो उसको उन्होंने मिनट में डिवाइड किया यानी कि 800 मिनट, और उसको मल्टीप्लाई किया विंशोत्तरी दशा में प्लैनेट्स को जितने वर्ष दिए गए हैं। जैसे सूर्य को 6 साल दिए गए हैं, केतु को 7 साल दिए गए हैं, तो 800 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 120। तो उसमें जो पीरियड निकल कर आया उस 800 मिनट में सूर्य के सबलॉर्ड का पीरियड निकल कर आया 40 मिनट। तो इस तरह से, और वो जो हिस्से रहे वो असमान रहे। असमान इसलिए क्योंकि विंशोत्तरी दशा में प्लैनेट्स को जितने ईयर्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उन सबलॉर्ड्स को डिवाइड किया। तो इस तरह जब एक नक्षत्र के आगे 9 असमान हिस्से किए गए, तो जब 27 नक्षत्र के हिस्से किए गए तो हमें 249 सबलॉर्ड्स मिले। तो और उन 249 जो सबलॉर्ड्स हमें मिले, तो जो डिफरेंट सबलॉर्ड्स थे उनकी जो ड्यूरेशन रहती थी वो 3 से लेकर 9 मिनट तक रहती थी। यानी कि जो सूर्य का सबलॉर्ड है, जो सबसे छोटा रहेगा, उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो मात्र 3 मिनट रहेगी। और वीनस को क्योंकि विंशोत्तरी दशा में सबसे ज्यादा समय दिया गया है 20 साल का, इसलिए वीनस का जो सबलॉर्ड रहता है वो 9 मिनट तक रहता है अप्रॉक्स। तो 3 मिनट तक सन का रहता है और 9 मिनट तक वीनस का रहता है। तो जब इस मेथड को यूज किया गया तो बहुत अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जिस तरह हर चीज में एक हमें अपडेट की जरूरत होती है,
उसी तरह जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, जनसंख्या हमारी और तेजी से बढ़ती गई, और अगर आज हम आज के उसमें देखें, हर 2.5 से 3 सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है भारत में। हर 2.5 से 3 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है। तो लेकिन 1960 में ये स्थितियां जो है थोड़ी फर्क थी। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे जाने लगे, तो वो जो हमारे पास 3 मिनट का समय था, जो सूर्य का सबलॉट 3 मिनट रहता है या वीनस का 9 मिनट रहता है, अब वो समय में क्या हुआ, वहां हमें ये परेशानी आने लगी कि उस 9 मिनट के अंदर भी सपोज अगर आपके 3, 4, 5 बच्चे पैदा हो गए एक सेम हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी आप बड़े शहर में जाएंगे, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ एक ही बच्चा पैदा होगा और उसके शायद 1 घंटे तक कोई और बच्चा पैदा ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या उस पर्टिकुलर एरिया में कोई और पैदा ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर, और जब अगर ट्विंस का जन्म होता है तो वहां पर कई बार 2 मिनट का ही फर्क होता है। अगर अब 2 मिनट का फर्क होगा तो दोनों का सबलॉट तो चेंज होने वाला नहीं है, दोनों का सबलॉट सेम ही रहेगा। और आप देखेंगे कि अगर 2 ट्विंस भी होते हैं, अभी आपको मैं केस स्टडी भी दिखाऊंगी, दोनों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक की शादी कभी जल्दी होती है, एक अनमैरिड भी रह जाता है, ठीक है, एक की एजुकेशन अच्छी होती है और एक की एजुकेशन अच्छी नहीं होती, एक सर्विस में जाता है और एक बिजनेस को ज्वाइन करता है। तो फिर वो कैसे, जब अगर आपका सबलॉर्ड चेंज ही नहीं हो रहा, कोई प्लेनेट आपका चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर कैसे? नॉर्मली ये चीज को हमने नवमांश में भी जाकर देखा, कई बार नवमांश में भी कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि एक नवमांश भी 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। सेम नवमांश में भी अगर उनके प्लैनेट्स है तो नवमांश भी चेंज नहीं होता। हाँ, कभी कभी D60 चार्ट में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स हो गए, वो चीज होगी, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। तो जैसे जैसे फर्दर हम आगे बढ़े, तो ये पाया गया कि अब इस केपी सिस्टम में भी एनहेंसमेंट की जरूरत है, इसको भी अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह आप देखिए आज बिना अपडेट के कोई भी थ्योरी काम नहीं करती। धीरे धीरे टाइम के साथ इसमें अपडेट आना बहुत जरूरी है। तो श्री SP खुल्लर जी ने इस थ्योरी पे काम किया। उन्होंने क्या किया, जो कृष्णामूर्ति जी ने एक नक्षत्र के 9 हिस्से किए थे और हमें सबलॉट्स दिए थे, खुल्लर सर ने एक सबलॉट के आगे 9 और पार्ट्स किए, वो भी अनइक्वल। अनइक्वल किस तरह से, जैसे विमशोत्तरी दशा में प्लैनेट्स को ईयर अलॉट हुए हैं, और उसका भी एक सूत्र रखा गया। तो इस तरह से जब एक सबलॉट के आगे 9 असमान हिस्से किए गए, तो हमारे पास जो निकल कर आया सब सबलॉट, और उसकी जो ड्यूरेशन थी उस 800 मिनट में सन का जो सब सबलॉट है सिर्फ 2 मिनट रहता है। सबलॉट जो रहता है 40 मिनट रहता है, लेकिन सब सबलॉट जो है वो सिर्फ 2 मिनट रहता है। और जब हम इसको लग्न में टाइम के हिसाब से फिक्स करते हैं, तो उसकी जो ड्यूरेशन आती है सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड आती है। सन का जो सब सबलॉट है सिर्फ 8 सेकंड तक रहता है, और वीनस का जो सब सबलॉट है सन के सब में, वो अप्रोक्स 21-22 सेकंड तक रहता है। और इस तरह उन्होंने, जहां हमें 249 सबलॉट्स मिले थे, हमें सब सबलॉट्स मिले 2193, यानी कि पूरी की पूरी कुंडली को हमने 2193 हिस्सों में बांट दिया। तो अब क्या हुआ कि सपोज अगर किसी जुड़वा बच्चे का जन्म अगर 1 मिनट के भी डिफरेंस पर हुआ है, तो आप देखेंगे उनका चार्ट कितना डिफरेंट बनकर आएगा, क्योंकि सब लॉट्स जब आप देखेंगे 8 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड में भी चेंज हो रहे हैं, तो आप ये देखिए कि 1 मिनट में 2 मिनट में उनकी कुंडली में कितना फर्क आएगा। इस चीज के लिए मैं आपको एक चीज में और जानना चाहूंगी। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस को बहुत यूज करते हैं, कि सपोज आपका सैटर्न अगर 7th हाउस में है तो वो मैरिज आपको डिले देगा ही देगा, ठीक। और लेकिन ऐसा पाया गया, हमने अपने रिसर्च में ऐसा पाया कि ये जरूरी नहीं है। देखिए अगर वीनस से हम किसी मेल चार्ट में उसकी वाइफ को देखते हैं, तो ट्विंस का जो चार्ट होता है उनका वीनस तो सेम रहेगा, लेकिन उनकी जिससे शादी होगी वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगी, और जैसे हमेशा जुपिटर को एक मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, और ये माना जाता है कि जुपिटर से बेनिफिक कोई प्लैनेट नहीं है, वो आपके D9 में भी वेल प्लेस्ड है, लेकिन वो जुपिटर भी किसी किसी कुंडली में इतना ही खराब फल देता है
ये चीज भी देखी गई। और उसके बाद आप ये देखिए कि सपोज राहु है, तो राहु अगर 7th में आ गया, वो फॉरेन ट्रेवल ही कराएगा, नॉर्मली ये देखा जाता है। लेकिन कई लोगों का 7th में राहु होता है, वो कभी फॉरेन ट्रेवल नहीं करते। तो ये कुछ भी फिक्स नहीं है। और इसी तरह हमारी थ्योरी में ये भी पाया गया कि हमारी थ्योरी में कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, कंजंक्शन या आस्पेक्ट, इन सब नियमों को कस्पल में नहीं माना जाता। और देखिए नॉर्मली ये देखा जाता है कि सन इज डेबिलिटेटेड, तो नेचुरल है कि वो पॉलिटिशियन नहीं हो सकता या उसको नेम फेम नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं पाया गया। देखिए शाहरुख खान का सन डेबिलिटेटेड है, ईशा अंबानी उसका सन डेबिलिटेटेड है, विराट कोहली उसका सन डेबिलिटेटेड है, लेकिन उनसे ज्यादा नेम फेम किसके पास है? तो ये थ्योरी भी रेलिवेंट नहीं पाई गई। और कभी कभी देखिए ये माना जाता है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए आपके पास इंट्यूशन होनी बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक इंस्टिंक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेकिन देखिए हम जिस एज में रहते हैं, हमने साइंस पढ़ी है, ठीक है। हमें अगर कुछ आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं या कुछ एक सिस्टमेटिक एक आपके सूत्र बने हुए हैं, हमें वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इस थ्योरी को इतना सिस्टमेटिक बनाया गया है कि सपोज अगर किसी के पास इंस्टिंक्ट नहीं है या कोई किसी के पास इंट्यूशन नहीं है, तो वो भी इस थ्योरी को सीखकर अपनी प्रिडिक्शन को बहुत ही बढ़िया कर सकता है। इस थ्योरी का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो है हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी। हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी यानी कि प्रश्न ज्योतिष। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक पूरी कुंडली को 2193 सब लॉट्स में बांट दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास अपना जन्म का समय नहीं है या किसी के पास अपना डे भी नहीं है। जैसे हमारे माता पिता या दादा दादी थे, उनको अपना जन्मदिन कभी याद ही नहीं रहता था, तो उनके मन में भी अपने बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। तो उनके लिए ये हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। सपोज आपके पास कोई आया और वो आपको ये जानना चाहता है कि क्या मेरा फॉरेन सेटलमेंट प्रॉमिस्ड है, क्या मैं कभी फॉरेन में सेटल हो पाऊंगा। और तो आप उससे एक सिर्फ नंबर लेंगे, आप उसे कहेंगे कि जो भी आपके मन में आए 1 से लेकर 2193 के बीच का आप एक नंबर दे दीजिए। जो भी ये एक बहुत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ईश्वर ने जो उसके मुंह से नंबर निकलवाना होगा वो निकलेगा। आप उस नंबर के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास समय रहेगा आप चार्ट क्रिएट करेंगे, और आप यकीन मानिए उस क्वेश्चन में उसका आंसर बहुत ही प्रॉपरली और बहुत एक्यूरेट मिलेगा। अच्छा, अगर मैं अभी आगे जाऊंगी, व्हाई वी नीड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, लेकिन अभी तक जो मैंने बोला, अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकता है। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर किसी की कोई भी क्वेरी है। हाँ जी, नमस्ते दीदी, अर्शदीप बोल रहा हूँ जी। हाँ जी हर्ष जी। कैसे दीदी आप? आपका बहुत मैं अच्छा ठीक हूँ। लगा, आपने हमें मौका दिया सुनने के लिए क्लास का, जी थैंक यू। जी। तो दीदी ये एक बात जानी थी, जैसे कि हमने वैदिक में देखा है कि वैदिक में लगन लॉर्ड की लगन पंचम हम्म। और नवम की इम्पोर्टेंस है। जी कस्पल में भी दीदी यही चलता है वैसे? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं चल। देखिए कस्पल का क्या नियम है कि कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं है और कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं है। ठीक है। वो पर्टिकुलर आपकी कुंडली में क्या प्रॉमिस लेकर बैठा है। अच्छा हम्म। देखिए वैदिक और इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है, जो भी आपकी लग्न की डिग्री राइज हो रही है, हाँ जिस भी जी। डिग्री पे आपका जन्म हुआ है, हाँ जी। कस्पल में हम वहीं से आपके हॉरोस्कोप की स्टार्टिंग मानते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। और वैदिक में क्या करते हैं, वो भाव मध्य से भाव मध्य लेते हैं। सपोज ठीक है। जैसे जिस डिग्री पे आपका जन्म हुआ, 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर, उसको सेंटर मान के फिर सारे हम्म। हॉरोस्कोप की फॉर्मेशन होती है। और कस्पल में क्या है कि 12 के 12 घर इक्वल नहीं होते, कोई घर बड़ा होता है कोई घर छोटा होता है। और इसमें भाव कुंडली को जो भाव चलित होता है हाँ वहीं जी। से पढ़ा जाता है, इसमें राशि चार्ट से नहीं पढ़ा जाता।
मतलब आप भाव की बात कर रहे हैं जैसे कि अष्टक वर्ग होता है इसमें वैदिक में के पॉइंट जैसे वे के दिए गए नहीं हैं। नहीं, अष्टक वर्ग तो अलग हो गया। एक वैदिक में भावचलित भी होता है ना, जिसमें आप देखेंगे प्लेनेट राशि चार्ट में तो छठे में है, लेकिन हाँ जी, भावचलित में वो पांचवें में भी चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है, वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर लग्ना डिग्री, हाँ जी, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू योर लग्ना डिग्री। लगन तो डिग्री और प्लेनेट की कौन सी डिग्री है वैसे, हाँ जी। उसके हिसाब से भी लिया जाता है। अगर वो 14 से कम है तो वो पिछले में जाएगा, तो 14 से ज्यादा तो अगले में ले लेते हैं उसको। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता ना। देखिए कस्पल जो है, कस्पल का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रेसिडी सिस्टम पे काम करता है। इसमें ठीक है, क्या है ठीक है। कि जो 12 के 12 कस्प हैं, हाँ जी, हाँ उसमें जो जी। डिग्री आएगी ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प होती है। तो अगर ठीक है, कोई प्लैनेट उस डिग्री से कम है तो वो पिछले भाव में चला जाता है, अगर ठीक कोई है, प्लैनेट उस डिग्री से ज्यादा है तो वो उस भाव में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और देखिए, मेन दिक्कत आती है सबसे ज्यादा जहां पर बच्चों का जन्म बहुत कम अंतर पर होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहां पर आते हैं ना, तो नमांश में भी हाँ कुछ जी, चेंज नहीं होता कई बार। हाँ जी, नमांश चार्ट भी आपका चेंज नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जब ये एक आप, होता है वैसे। हाँ जी, जब आप एक कस्पल कुंडली बनाएंगे ना, जब आप हम्म, देखेंगे कि जब हमने एक नक्षत्र के पहले 9 पार्ट्स के सब लॉट बनाए, फिर उस एक सब लॉट के हमने और 9 पार्ट्स के सब लॉट्स बनाए, हाँ तो जो जी, हाँ जी। सब लॉट की जो ड्यूरेशन है वो फ्यू सेकंड्स रहती है। हम्म, तो ठीक जब है, फ्यू सेकंड्स में आपका सब लॉट चेंज हो जाएगा, और हमें जो प्रॉमिस पढ़ना है वो सब लॉट से ही पढ़ना है, तो ठीक है। डेफिनेटली चेंज आएगा। देखिए क्या है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है, जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है और हाँ जी, आते ही वो अपनी पहली सांस लेता है या फर्स्ट क्राई करता है, हाँ जी, वो समय उसका एग्जैक्ट अपना समय होता है। हम इस कस्पल ज्योतिष में उस समय तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, और ठीक है। नॉर्मली ये बात हुई है, डॉक्टर्स हमेशा आपके 3 4 2 मिनट बाद ही समय देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ बाद जी, में जब ही बेबी समय कराई। देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कई बार तो लेकिन देखते हैं कि टाइम ऑफ डिलीवरी है जब बच्चा रोता और है उस टाइम आप ये पे। देखिए, और जब सिजेरियन बर्थ होता है तो सिजेरियन में तो हम्म, डॉक्टर्स पहले बिल्कुल माँ और बच्चे में बिजी होता है, वो हम्म, अपना काम खत्म करने के बाद ही समय देखता है। ये मेरी बहुत डॉक्टर से बात हुई, वो कहते हैं ठीक है। हमारी हमारी नजर पहले घड़ी पर नहीं जाती, क्योंकि हमें माँ और हम्म, बच्चे को बचाना है, वो बिल्कुल। बाद में देखते हैं। और वो लोग तो खैर इन चीजों को नहीं मानते, उनके लिए एक दो हम्म, मिनट के समय में कोई फर्क नहीं रहता। हम्म, तो देखो सर हरदीप जी, ये क्वेश्चन ना माइंड में इसलिए आते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिल्कुल हमारे साथ का पैदा हुआ हुआ, सपोज ज्यादा समय नहीं है, हम्म, फर्क नहीं है हमारे उसमें, लेकिन उस इंसान में और हमारे में जमीन आसमान का फर्क होता है हर चीज में। तो दीदी वो हमें क्यों ना होता ये है? यही दिक्कत आती है जब भी हम जुड़वा कुंडली देखते हैं ना, तो दीदी हाँ जी, हमारे लिए प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो बहुत जाता मुश्किल है। हो जाता है जी। जब प्रिडिक्शन करते हैं जब, जी, अच्छा खास देखिए, करके जब एक जुड़वे हैं। चीज और है। अच्छा बट वो चीज भी है, चलिए आप एक ट्विंस को छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल होरोस्कोप में भी कई बार क्या होता है कि कभी कभी हमें जो अच्छा समय बताया गया होता है, होता उल्टा है। बहुत बार होता बिल्कुल। है कि हाँ लगता है जी, कि नहीं ये समय बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस समय में ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। सपोज ठीक है। आप ये देखिए, आप एक मैरिज को ही ले लीजिए। मैरिज के लिए कितना अच्छा हॉरोस्कोप मिला के आप शादी करते हो, बहुत बढ़िया गुण मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हॉरोस्कोप मिलाने के बाद भी मैरिजेस फेल होती हैं, बिल्कुल। ठीक है, डाइवोर्स भी होते हैं। हम्म वो क्यों? दीदी आप मैरिज की बात करें, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके गुण हार्डली 10 12 ही मिलते थे, और बहुत बढ़िया मैरिड और लाइफ उनकी है, लाइफ एकदम सक्सेसफुल चली है। सक्सेसफुल चल मतलब, रही है। हाँ, तो वो वही बच्चे भी तो शादी हो देखिए, गए, सब कुछ सेटल है। आजकल की जो यंग जनरेशन है या हम हैं, तो हम्म, जब इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं तो लोगों का क्या होता है, ज्योतिष के ऊपर से विश्वास उठ जाता है कि कुंडली तो बहुत बढ़िया मिलाई थी और शादी देखो क्या चल रही है, क्या मिलाया था, यही आती है ना बात मन में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। बात मन में आती है। तो और लेकिन अगर आप एक कस्पल एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, हम्म, उसको भली भांति पता है कि ये मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड रहनी ही रहनी थी, और वो क्यों रहनी थी, वो उसका रीजन भी है इस थ्योरी में पूरा का पूरा, आप एक ठीक नजर है। में देख के बता सकते हो। अच्छा देखिए क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर जो है ना, एक काउंसलर का भी काम करता है। हाँ अब दीदी, बहुत सपोज बराबर है। देखिए, अब आप हम्म, सपोज उस लड़के की आपके पास शादी का प्रश्न आया, कुछ भी आया, हाँ आपको जी। अगर दिख रहा है कि उसका अपना ही डेस्टिनी है कि उसकी मैरिड लाइफ खराब ही रहने वाली है, हम्म, तो देखिए हर जी वो ऐसा है कि वो किसी भी लड़की से शादी कर ले, वो कितनी भी कुंडलियां मिला ले,
लेकिन अगर उसकी डेस्टिनी में मैरिड लाइफ उस ऊपर से वो लिखा के ही ऐसी लाया है तो उसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो तो है, तो वो हमें तो है। सिर्फ ये सलाह देनी चाहिए कि उसमें लड़की का कसूर नहीं है कि लड़की अच्छी नहीं है या उसकी उससे बन नहीं रही। जो कसूर है वो तेरी अपनी कुंडली में है, तू यही कर्मा लेकर आया है, तो उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज करके तुझे अपनी शादी बचानी है तो वो तुम्हारे ऊपर है। दीदी वैदिक में जैसे कि मान लीजिए किसी का लगन बलि ना हो या पंचम का या नवम का भाग ना मिल रहा हो, तो यहाँ पर ज्यादातर पूजा पाठ के लिए कहा जाता है, या जी रत्न कहते कहते वैदिक में 3 तरह के उपाय दिए जाते हैं, कहते जी मणि मंत्र और औषधि, 3 हिसाब जी से चला जाता है। जी। और इसमें मान लीजिए कस्टल में अगर हम रेमेडीज की बात करें, उपाय की बात करें, तो उसमें दिया जा सकता है कि वो एज इट इज ही चलता है इसमें। सर हर्षदीप जी देखिए एक चीज और देखिए। एक मिनट, एक हाँ मिनट, जी। और दूसरी बात ये है, मान लीजिए कोई प्लैनेट लगन में डेबिलिटेशन में है D1 चार्ट में, और वही जी प्लैनेट D9 में किसी फ्रेंडली साइन में चला गया, ये जैसे कि हम D9 से स्ट्रेंथ चेक करते हैं प्लैनेट्स की, जी। क्या कस्टल में भी हमें हमें ऐसे करने को मिलता है, चलता है वैसे? सर यहाँ पर हम कोई एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, कंजंक्शन, आस्पेक्ट, इस बल को किसी को कुछ भी नहीं मानते हैं। उस चीज को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सपोज आपका सन या चलिए आपका मंगल डेबिलिटेटेड है, 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, मंगल डेबिलिटेटेड 10th हाउस में बैठा है। अब चाहे वो D1 चार्ट में चाहे वो अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, हमें D1 से भी कोई मतलब नहीं है। जो सामने चार्ट है सिर्फ वही एक पेज की कुंडली है। ठीक अब है। आपका जो मंगल है, सपोज अगर वो डेबिलिटेटेड बैठा है तो इसका मतलब वो गुरु के, शनि के या बुध के नक्षत्र में रहेगा, कर्क हाँ में जी, है हाँ तो, जी, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो सपोज अब वो सैटर्न के नक्षत्र में है, ठीक है। अब अगर उसका शनि कहीं पर 2 में, 6 में, 10 में आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो एक्सीलेंट प्लैनेट है उसके प्रोफेशन के लिए। वो एक्सीलेंट प्लैनेट है। वो डेबिलिटेशन का रिजल्ट क्यों देगा? वो तो वहां 10वें में बैठ के उसके काम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, तो ये बिल्कुल। डेबिलिटेशन, एक्सॉल्टेशन, या जुपिटर बेनिफिक है या वीनस बेनिफिक है या सैटर्न जो है मैलेफिक है, वो थ्योरी इसमें काम नहीं करती। कोई भी प्लेनेट बहुत बढ़िया फल दे सकता है और कोई भी आपका प्लेनेट बहुत बुरा फल दे सकता है। गुरु ठीक है आपको दीदी। कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकता है। वो डिपेंड ठीक है। करता है कि वो अपने नक्षत्र के थ्रू, अपने स्टार सब के थ्रू आपकी कुंडली में क्या प्रॉमिस दे रहा है। अच्छा, रही बात आपकी जेम स्टोन्स की और रेमेडीज की, देखिए इसमें मेरा विश्वास नहीं है और जेम स्टोन्स भी काम नहीं करते। वो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। हाँ जी, जेम हाँ जी। स्टोन्स क्या करते हैं कि ठीक है, आपको एक वो रहता है कि मैंने ये पहना हुआ है इसलिए मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। दीदी बेसिकली जेमस्टोन का जितना समझ में है ना, बेसिकली एक तरह की वो ऑरा हीलिंग करते हैं, वो बिल्कुल। किसी तरह की वो एनर्जी को या वो ताकत को, रेस को वो बढ़ा देते हैं। और एक बात बताइए, अगर उसको बढ़ाते हैं, अगर सपोज गुरु आपका क्या कहते हैं 8th SSL है, सब लॉर्ड है 8वें का, और आपने पुखराज पहना हुआ है, तो क्या वो बढ़िया करेगा? नहीं वो तो नहीं है, वो आपको इतना कहते। डिप्रेस रखेगा, इतनी आपको टेंशन देगा, स्ट्रगल देगा, ठीक है। और देखिए रेमेडीज भी आप उन्हीं चीजों की कराएंगे ना जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस्ड है चीज, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अगर कोई चीज आपकी कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं है तो रेमेडी कहाँ से काम करेगी? और अगर कोई ठीक है। चीज आपकी कुंडली में प्रॉमिस है तो वो एक नियत समय आने पर वो आपको मिल ही जानी है। उसके लिए ठीक है। रेमेडी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके लिए रेमेडी की भी जरूरत नहीं है। भी सपोज अगर किसी की शादी अभी 1 साल बाद होनी है, वो अपना समय आने पर, एक पर्टिकुलर प्लैनेट्स की पोजीशन आने पर, ट्रांजिट सूटेबल आने पर, वो 1 साल बाद अपने आप हो जानी है। और वो ठीक इंसान है। अगर 1 साल तक रेमेडी करता रहे, कुछ भी बहाता रहे, कुछ भी करता रहे, उसको तो ये लगेगा मैंने 1 साल तक ये किया इसलिए मेरी शादी हो गई। ठीक है। तो कस्पल, देखिए कस्पल इतनी एक्यूरेट है कि अगर कोई इवेंट नहीं होना ना तो साफ मना है, आप जितनी मर्जी रेमेडी कर लो वो इवेंट होगा ही नहीं। ठीक है। वो इवेंट होगा ही नहीं। मैडम नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, मैं अनिल देशमुख बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ जी। मेरे 2 सवाल है। जी पहला तो कस्पल सबलॉट जो है जी वो अगर आपने जो हम विचार कर रहे हैं वो समूह का कार्य होना चाहिए, हाँ ऐसा जी। एक रूल है। किसका सर, क्या रूल है? समझ नहीं आया मुझे। समझो, शादी का सवाल है।
जी। तो शादी का सब लॉर्ड सप्तम भाव का सब लॉर्ड अगर गुरु है हाँ जी। और वो गुरु हाँ 2, जी। 7, 11 का सिग्निफिकेट होना चाहिए। जी। पहला ये रूल है। जी। और अगर वो गुरु रेट्रोग्रेड है हाँ जी। और वो जिसके नक्षत्र में है वो हम्म। नक्षत्र स्वामी भी रेट्रोग्रेड है, हम्म। तो फिर वो घटना घटेगी कि नहीं? सर इसमें और कस्पल। यही जी। यही जी। कस्पल सब लॉर्ड में हाँ जी। लगा सकते क्या हम ये रूल? सर कस्पल में हम रेट्रोग्रेशन को भी कंसीडर नहीं करते। ओके। रेट्रोग्रेशन को भी कंसीडर नहीं करते। आपका कोई प्लेनेट रेट्रो है, डायरेक्ट है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू कौन कौन से भाव ले रहा है। ओके। अगर वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू कहीं 5 में, 7 में, 11 में जा रहा है तो वो मैरिज देने में कैपेबल है। लेकिन वो 5, 7, 11 में आगे आ गया हाँ जी। और 5, 7, 11 के सब लॉर्ड अगर उसको कनेक्ट नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? सर इसमें केपी में और इसमें पढ़ने में भी फर्क है। हाँ। एक तो सबसे पहले हम इसमें सेकंड हाउस शादी के लिए नहीं लेते क्योंकि वो 7वें से 8वां होता है। ओके। हम शादी के लिए 5, 7 और 11 ही लेते हैं। ठीक है। ठीक है। सपोज जैसे गुरु है, गुरु आपका चंद्रमा के नक्षत्र नहीं में नहीं, है। अगर मेरा जो हाँ जी। कहना है मैडम हाँ जी। कि हम अगर 7 का सब लॉर्ड का हमने विचार किया हाँ जी। और उसका स्टार लॉर्ड अगर 7, 5, 11 से कनेक्ट हो गया, जी। इसका मतलब वो भाव में है, उसके हाँ जी। नक्षत्र में है, जी। भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, तो उसका सिग्निफिकेटर बन जाता है। अच्छा जी। लेकिन अगर वो जो 5th हाउस है हाँ जी। और 11th हाउस है, हम्म। उसका सब लॉर्ड हम्म। अगर ये 2, 7, 5 से कनेक्ट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? सर इसमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5, 5, 6 को देखिए, जब आपने शादी पढ़नी है आपको लग्न हम्म, पढ़ना है, फर्स्ट हम्म, एसएसएल, हम्म। 7वां पढ़ना है और 11वां पढ़ना है। आपको हाँ, लेकिन 5वां पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे नहीं नहीं, गुरु है, वो देखिए बात गुरु। सही है, लेकिन हाँ जी। लेकिन वो भाव में आ गया तो वो पूरे भाव का फल देता है क्या? यही मेरा कहना हाँ है। देगा, क्यों नहीं देगा। कि अगर गुरु जो है अपने हाँ, नक्षत्र के क्योंकि थ्रू। क्योंकि मैडम वो जो भाव है वो हम्म। 30 डिग्री से ज्यादा और 30 डिग्री से कम होगा। बिल्कुल। हाँ। और उसमें भी 2.5 नक्षत्र आएंगे, 2.5 या 3 बिल्कुल। नक्षत्र आएंगे। हाँ। बिल्कुल। तो फिर उसमें जो 22, 25, 27 सब आएंगे तो पूरा सब का फल ये गुरु देगा। 22, 25 नहीं सर, आप समझे जितने भी नहीं। सब आएंगे उसमें वो नहीं जो नहीं। भाव है वो भाव देखिए में तो 3 नक्षत्र आएंगे। वो तो बात बराबर है, 102 नक्षत्र सर, तो उसमें आएंगे। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ऐसा हम्म। नहीं है। सपोज गुरु है, गुरु का नक्षत्र, गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है। हाँ। ठीक है। अब चंद्रमा आपका 5 में, 7 में, 11 में आ रहा है, या ओके। 7 में, 2 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, गुरु हाँ। उनका फल देगा, ओके। उन भावों का फल देगा। ठीक, हम मेरा कहना यही है कि वो पूरे भाव का फल देता है क्या? हाँ क्योंकि देगा। वो भाव जो है वो बहुत बड़ा रहता है मैडम, उसमें बहुत सब हाँ आते जी। हैं। पूरे हम्म। बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। जैसे सपोज गुरु चंद्रमा अपने नक्षत्र के थ्रू 5वां हाउस ले रहा है, 11वां ले रहा है, 7वां ले रहा है, ओके। तो वो उन सभी भावों के फल देगा ना। अच्छा, नहीं नहीं, उन वो सभी मेरा भावों के कहने फल देगा। हाँ हाँ, जी। कहना यही था। क्योंकि अगर वो उसका उस भाव का जो भाव स्टार्ट होगा तो वो ग्रह उसके आगे रहेगा। सर अभी आपको हाँ मैं सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगी। आप केपी करते हैं? हाँ, मैं तो केपी एस्ट्रोलॉजर आप केपी हूँ। करते हैं ना। अभी अभी हाँ। आगे दिखाऊंगी। अगर और किसी और को भी। मेरा हाँ जी। दूसरा एक हाँ जी। जेन्युइन सवाल है मैडम। जी। हम अगर सॉफ्टवेयर में से कुंडली निकालते हैं हाँ जी। और हाथ से कुंडली बनाते हैं हाँ जी। तो उसमें फर्क आता है। उसमें जो सब लॉर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा 6, 9 के जो सब लॉर्ड है वो चेंज हो जाते हैं। यह ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। तो फिर सॉफ्टवेयर यूज करने का क्या नहीं, यही मेरा सवाल है। सर नहीं, सॉफ्टवेयर का कुंडली ज्यादा एक्यूरेट रहता है। लेकिन वहाँ सब चेंज होता है, उसका क्या करने का फिर? जी शशि जी। जो हम अगर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ओके ओके शशि जी अनम्यूट कीजिए। जो सॉफ्टवेयर से कुंडली बनती है ना वो एक्यूरेट बनती है। ओके हाथ वाली ओके। एक्यूरेट नहीं बनेगी आपकी। हाँ, सॉफ्टवेयर वाली एक्यूरेट बनती है। मेरे पास एक लड़की कुंडली लेके आई थी। नहीं नहीं, लेकिन मैडम कैसा है, मैंने जो 1 to 6 रीडर से। हेलो। हाँ जी।
हाँ, उसमें जो डाटा दिया गया है वो डाटा अगर हम आपकी आज के सॉफ्टवेयर में डालेंगे ना तो वैसी की वैसी कुंडली उसमें आती नहीं। उसका लगन का जो सर एक ये है मिनट वो सर, चेंज इसमें हो जाता होता है। है क्योंकि वो फाइनेंस का कोऑर्डिनेट्स, फर्क आता है। अयांश का जी। फर्क आता है और कोऑर्डिनेट्स का भी फर्क आएगा। यस यस। कोऑर्डिनेट्स का भी फर्क आएगा ना, और अयांश उन्होंने का तो भी फर्क मैडम आता है। उसके ऊपर सब जो जवाब दिए वो तो सही निकले हैं। ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना वो गलत था। नहीं, उनके भी गलत हुए हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, उनके भी गलत हुए हैं भाई। यहाँ पे तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है जो उनके सही हुए हैं उनको, ओके ओके। है ना। गलतियां हाँ, तो उनसे भी हुई हैं। नहीं वो तो बात सही है, हाँ हमारे से जी, भी होती है जी वो जी जी सवाल जी नहीं। जी। वो गलती होने का कारण जो है वो जो उसका रूल है वो हम गलत लगाएंगे तो आंसर भी गलत ही आएगा। वो जी जी कैसा जी चीज। हाँ। चलिए जी। मैं आगे चलूं, ओके किसी को और ओके कुछ मैडम, पूछना ओके है? ओके हाँ, मैं ओके। हर्षा जी, मैं रेनू अग्रवाल बोल रही हूँ। हाँ जी रेनू जी। मेरा भी एक क्वेश्चन ये था कि हमारा जैसे केपी में हम सबको देखते हैं, ठीक है, जी। हाँ सबसे हम जी। स्टार पे जाते हैं, जी। ठीक है। हाँ, हम्म। और स्टेलर में हम सब लॉट ले रहे हैं, जी। लेकिन अल्टीमेटली हम स्टार पे ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, हम सब प्रॉमिस जो पढ़ेंगे हम सब लॉट से पढ़ेंगे ना, जैसे केपी हाँ में जी, आप सब लॉट से पढ़ते हैं, हाँ जी। इसमें हम सब लॉट से पढ़ेंगे। नहीं तो सबसे जब हम स्टार पे जाते हैं, अगर वहां पे निगेशन आ जाता है तो सब लॉट नहीं की इसमें जरूरत क्यों पड़ी, ये बस एक कंफ्यूजन था मेरा। इसमें हम स्टार लॉट पे नेगेशन को काउंट नहीं करते सर रेनू जी। करते हैं ना हर्षा जी? नहीं नहीं, जैसे अच्छा। सपोज आप सेवेंथ सब लॉट पकड़ रहे हैं शादी के लिए, हाँ जी, सेवेंथ सब लॉट मेरा शनि है, हाँ जी, ठीक है, हम शनि को देखेंगे, शनि का जी स्टार लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, बिल्कुल। ठीक है, शनि का स्टार लॉर्ड सपोज जुपिटर है। हाँ अब जी, जुपिटर आपका कहीं 5 में 7 में 11 में आ जाता है तो तो ओके है। प्रॉमिस पक्का हो गया। हाँ जी। यदि नहीं, अगर प्रॉमिस नहीं आता। पक्का नहीं हुआ, हाँ प्रॉमिस अभी जी, पक्का नहीं हुआ। हाँ जी, वो ये बता रहा है कि ठीक है, 7th हाउस ने आपका 5th को 7th को 11th को इन्वॉल्व कर लिया। जी अब जो उसका सब लॉर्ड रहेगा, ओके। जब तक वो कमिटमेंट नहीं दे देगा प्रॉमिस पक्का नहीं होगा। सब तो लॉर्ड ये का तो, भी कहीं हाँ जी, फेवरेबल पोजीशन में आना जरूरी है। तो ये तो केपी में भी चलता है ना, सेम रूल? चलता है ना। उसके हाँ जी, बाद हमें सब जब सब लॉर्ड ने कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद हमें सब लॉर्ड तक जाना है। फाइनल कंफर्मेशन सब लॉर्ड करेगा, उसका किसी फेवरेबल कस्ट में आना जरूरी है, तभी प्रॉमिस बैठेगा। ऐसे पानी में से निकाल दे। देखिए आप अच्छा। केपी में हाउसेस की सिग्निफिकेशंस लेते हैं, हाँ आप जी, केपी में रेट्रोग्रेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो तो होरारी में करते हैं ना, जिसमें भी करते हैं। रेट्रोग्रेशन तो इसमें होरारी में कहीं कंसीडर करते हैं ना। जी, इसमें होरारी में भी हम कंसीडर नहीं करते, हाँ जी, इसमें ठीक है। नहीं करते हैं। हाँ, हाँ इसमें जी, नहीं करते हैं। और आप जैसे प्लेनेट कहाँ बैठा है, कैसे है, सब हाउस, मतलब काफी सारी चीजें, इसमें वो चीज नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा फर्क है। अच्छा। जैसे सपोज एक प्लेनेट है, जी, प्लेनेट सिर्फ 2 तरह से रिजल्ट देगा, तीसरा कोई मतलब तरीका नहीं है, सिर्फ 2 तरीके हैं। जी एक है पोजिशनल स्टेटस और एक जी। है स्टेलर स्टेटस, हम्म। ठीक है। अगर प्लेनेट को पोजिशनल स्टेटस है तो वो अपना भी रिजल्ट देगा, हाँ अगर जी, नहीं है तो स्टेलर तो हमेशा, वो स्टार लॉर्ड का रिजल्ट तो हमेशा ही देगा। हमेशा देगा। ये अभी मैं जी, आपको अभी एक चार्ट लेकर आऊंगी, उस पे हाँ, बताती हूँ, ठीक है ठीक ना, है। देखते हैं, हाँ समझा तो जी। नहीं मुझे, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं। जी जी हाँ जी, जी। जी जी जी। देखिए मैम मैं मेरा थोड़ा, एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूजा जी। हाँ मैम, सेकंड चाइल्ड का प्रॉमिस हम 7th सीएसएल से देखेंगे कि सब लॉट से देखेंगे? 7th सब लॉट से सेकंड सेकंड। चाइल्ड 7 से देखेंगे मैम। ओके। और पहला सर इस, बच्चा 5वें से, दूसरा 7वें से, तीसरा 9वें से। हाँ मैम ये भी कंफर्म हो सकता है कि जैसे 7th सीएसएल कौन सी राशि में बैठा है तो मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा? देखो इसको करने के मतलब इस मेल फीमेल डिसाइड करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सिर्फ हम एक उसके बेस पे नहीं कह सकते। ओके। खाली एक ही उस पे कि 7th एसएसएल आपका मेल में बैठा है या फीमेल में बैठा है तो गर्ल होगा या बॉय होगा, उसके और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सिर्फ एक उस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो एक्यूरेट नहीं रह बैठता। ओके। हाँ एक्चुअली जी। हमें जो बताया गया था वो यही थ्योरी बताई गई थी कि 7th सीएसएल अगर मेल राशि में बैठा हुआ है तो मेल चाइल्ड की है, और फीमेल में बैठा है तो फीमेल चाइल्ड होगा। नो मैम, देखिए इसके अलावा क्या है,
जैसे सपोज हम पंचम हाउस की बात करें, पहले बच्चे के बारे में, फिफ्थ के को-रूलिंग प्लैनेट्स हम देखते हैं, फिफ्थ का सब लॉर्ड हम देखते हैं, एक आर्क होती है, आर्क बताती है कि मेल या फीमेल होगा। उसके बाद प्लैनेट्स की सन और मून होरा चेक की जाती है, और उसके बाद राशि चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन देखी जाती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि मेल है या फीमेल है। एक सिर्फ एक उस प्लैनेट के बेस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते। ओके। हाँ जी। थैंक यू मैम। मैम हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ, हमको बात पूछना है। हाँ जी, पूछिए। अच्छा, हम जब केपी में कुछ चार्ट को कास्टिंग करते हैं, उसको देखते हैं, तो जी। कोई भी इवेंट के लिए उसका जो प्राइम हाउस है, मुख्य भाव जो है, उसको ही हम जज करते हैं। जी। और ये कस्पल इंटरलिंक के जब काम करेंगे तो वो हाँ जी। कोई भी इवेंट के लिए हाँ उसको जी। जो प्राइम कस्पल है हाँ उसको जी। क्या मतलब कि ABCD आता है ना कस्पल इंटरलिंक में। ए हाँ मतलब जी। सोर्स प्लैनेट, बी मतलब ओके, इन्वॉल्वमेंट लेवल। कमिटमेंट, तो फाइनल कंफर्मेशन। हाँ जी। ओके ओके या तो उसको क्या हम ए लेवल में रखेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो देखिए, जब कस्पल इंटरलिंक्स में हमने पहले क्या लिया, एक नक्षत्र के सबलॉट बनाए, उस सबलॉट को हमने सब सबलॉट बनाया। तो आपका कोई भी एक प्लेनेट है, वो एक डिग्री पर, किसी भी डिग्री पर है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टार में है, एक पर्टिकुलर सब में है, और एक पर्टिकुलर सब में है। हाँ वो ठीक है, हम बोल रहे हैं अगर कोई भी इवेंट जब हमको देखना है जी, तो केपी में हम उसके डायरेक्ट उस भाव का सबलॉट में जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, कस्पल में हम क्या करेंगे, उसको ए तो लेवल में मैम रखेंगे ना। इसमें जी, इसमें उसका सब लॉट लेंगे, उसका सब लॉट लेंगे। उसी जैसे सपोज हमें, इवेंट का बोलिए। हाँ, जैसे सपोज हमें प्रोफेशन देखना है, तो हम 10th या SSL लेंगे। 10th SSL। हाँ जी, सब अच्छा, लॉट, 10th सब लॉट, एसेंडेंट SSL और 10th SSL। बिल्कुल। नो, अच्छा थैंक यू मैम। और अगर हम हॉरेरी लगा रहे हैं तो 11th भी। अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा। मतलब असेंडेंट, प्राइमरी कस्ट, जो भी आप देख रहे हैं, और 11th। हॉरेरी में इन तीनों को देखा जाता है, और तीनों को जब तक तीनों आपका प्रॉमिस नहीं देंगे तब तक इवेंट नहीं होगा। तीनों का मतलब प्रॉमिस करना जरूरी है। अच्छा, होरारी में। हाँ जी, और नेटल में अच्छा। हम असेंडेंट पढ़ते हैं और प्राइमरी कस्ट पढ़ते हैं। जी। ओके, जी। थैंक यू मैम। जी, तो मैं अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे चलूं। जी, देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? जैसा कि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि सपोज हमें वो वाला समय चाहिए जब बच्चा अपना फर्स्ट क्राई करता है, ठीक है? और जब भी आप देखेंगे कि अगर किसी बच्चों में 1 मिनट 2 मिनट का भी फर्क है, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल जुदा है, तो इसके लिए हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, कोई भी जब जन्म होता है किसी भी बच्चे का, तो ईस्टर्न होराइजन पे जो भी डिग्री राइज करती है वो लग्न माना जाता है, और सन और मून एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आते हैं, तभी किसी बच्चे का जन्म होता है। तो जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, मून जिस भी नक्षत्र में होता है, उसका रिलेशन उसके असेंडेंट के SSL से बनना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, मैं अब आपको एक चार्ट शेयर करके दिखा रही हूँ। देखिए, जो लोग केपी करते हैं वो देख सकते हैं, ये कस्पल पोजीशन टेबल है, और ये देखिए राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। तो हम कहीं का भी जो प्रॉमिस पढ़ते हैं ये सब लॉर्ड से पढ़ते हैं। जैसे सपोज हमें 7th हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है, तो हम ये 7th SSL लेंगे। 10th हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है, हम ये 10th SSL लेंगे। दीपिता जी, अब आपने देखा? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर है। क्लियर। अच्छा, हाँ। देखिए, ये एक उसका फीमेल का चार्ट है, जिसका जन्म 16 जून 1971 को हुआ था, सुबह 5:10 और मेरठ में। और ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, हम स्कूल में साथ पढ़े हैं। इसका चार्ट दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ये दोनों ट्विंस सिस्टर हैं, ये 2 बहनें हैं, जुड़वा। तो जो छोटी वाली है उसका जन्म 5:10 पे हुआ, और उससे 3-4 मिनट पहले इसकी दूसरी बहन का जन्म हुआ। तो अभी मैं आपको 5:10 की पोजीशन दिखा रही हूँ। देखिए, लग्न का सब लॉर्ड वीनस आ रहा है,
5:10 पर वीनस आ रहा है। और अगर मैं आपको एक बार नमांश चार्ट भी दिखा दूं, देखिए ये नमांश चार्ट में इसका कन्या लग्न उदय हो रहा है, कन्या लग्न उदय हो रहा है। और ये देखिए 7th में पाइसेस साइन आ रहा है और इसका जो स्वामी है वो गुरु 12वें में बैठा है। अब सबसे पहले जो कंडीशन ये कि जो मैंने आपको बताया कि उस दिन चंद्रमा देखिए गुरु के नक्षत्र में था, ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन में देखिए चंद्रमा का स्टार लॉर्ड गुरु था। तो अब इस जुपिटर का जो हम ये असेंडेंट एसएसएल रखेंगे, इससे रिलेशन बनना जरूरी है। ये रिलेशन कैसे बनता है कि यहाँ तो असेंडेंट एसएसएल खुद जुपिटर आ जाए नंबर 1, या जो प्लेनेट आ रहा है वो जुपिटर के स्टार में हो। देखिए वीनस किसके स्टार में है, मून के स्टार में है, तो इसका जुपिटर से रिलेशन तो नहीं बन रहा। इसका मतलब हम असेंडेंट एसएसएल वीनस नहीं रख सकते। तो यानी कि हमें थोड़ा सा इससे पहले जाना पड़ेगा। वीनस से पहले आएगा केतु और केतु से पहले आएगा मरकरी और मरकरी से पहले आएगा सैटर्न, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है क्या उनका गुरु से रिलेशन बन रहा है। देखिए गुरु से रिलेशन किस प्लेनेट का बन रहा है, कोई भी प्लेनेट और गुरु के स्टार में नहीं है। गुरु के स्टार में कोई भी प्लेनेट नहीं है और ना कोई प्लेनेट गुरु के सब में है। तो इसका मतलब मून है ना मैम, मून तो है ही, मून तो है ही, मून तो है, है ही। मून है। तो यानी कि हम असेंडेंट का सब लॉर्ड यहाँ तो जुपिटर ही रखेंगे, हाँ ठीक है। और अदरवाइज एक नियम ये है कि आप मून हमेशा रख सकते हैं, तो यहाँ हम इसका असेंडेंट का सब लॉर्ड मून रख सकते हैं। और एक तीसरा नियम ये होता है कि जो भी मून स्टार प्लैनेट होता है, जैसे मून स्टार प्लैनेट उस दिन जुपिटर था, आप उसके प्लैनेट ले सकते हो, उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, जो कि शनि है, जो कि शनि है। तो यानी कि हम मून, जुपिटर, सैटर्न, इन 3 के अलावा और कोई प्लैनेट यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। अगर डायरेक्ट मून का लगन का सब लॉर्ड आ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, अगर लगन का सब लॉर्ड वही आ जाए फिर और नियम भी है, लेकिन ये पहला नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा। इट मींस इस टाइम को चेंज करना पड़ेगा। उसका जन्म यानी कि जो 5:10 बताया गया है उसमें जरूर वेरिएशन है। मून, जुपिटर, सैटर्न। हाँ जी, तो अगर हम इसको सैटर्न करेंगे, ये देखिए 5:07 पर हमारा लग्न का सब लॉर्ड शनि आ जाता है। तो यानी कि जो इसका समय 5:10 इसको बताया गया था वो तो इसका एक्यूरेट है ही नहीं, और इसकी जो बहन है उसका जन्म इससे 2-3 मिनट पहले हुआ। तो यानी कि अब आप ये देखिए इस 5:07 पर अगर इसका ही 5:07 है तो नेचुरल 2-3 मिनट पहले तो इसकी बहन का जन्म तो 5:04 या 5 मिनट के आसपास हुआ होगा। और आप ये देखिए आपकी नजर जो है सब लॉर्ड को देखिए, जुपिटर, मंगल, राहु, सैटर्न, राहु, जुपिटर, जुपिटर, राहु, राहु, जुपिटर, राहु, जुपिटर। 5:07 पे कि सब लॉर्ड की पोजीशन ये है। अगर मैं इसको 1 मिनट पीछे करती हूँ, देखिए आप ये देखिए कोई भी सब लॉर्ड चेंज होता है क्या? देखिए कोई भी सब लॉर्ड चेंज नहीं हुआ। और अगर मैं इसको 5:05 करती हूँ, देखिए तब भी कोई भी ये एक चेंज हुआ, चौथे का सब लॉर्ड, लेकिन 11 के 11 सब लॉर्ड सेम रहे। और अगर मैं जाती हूँ 5:04 पर, तो एक ये छठे का सब लॉर्ड चेंज हुआ। कहने का मतलब 5:04 से अगर मैं 5:07-8 तक जाती हूँ, सिर्फ 2 सब लॉर्ड चेंज हो रहे हैं। और लेकिन मैडम नमस्ते। हाँ जी, मैंने एक रूल पढ़ा है केपी रीडर में। हाँ जी, कि अगर लग्न का सब लॉर्ड हाँ जी, वेनस या मर्क्यूरी रहेगा जी, तो फिर वो जुड़वा में का एक होता है, तो वो जुड़वा बच्चों में का एक बच्चा होता है। यहाँ पे देखिए लग्न का सब लॉर्ड आप चेक करेंगे, हाँ जी,
तो फर्स्ट कस्प आ गया टॉरस में, हाँ जी। सब लॉर्ड है राहु, सब लॉर्ड है राहु, हाँ जी। बराबर है। हाँ जी। राहु 10वें 9वें भाव में, लेकिन 10वीं राशि में है जी हाँ। और राहु देखिए, राहु वेनस के सर। सब में आ गया है, सुनिए, हाँ जी। राहु वेनस के सब में है। हम्म तो फिर अभी जो है ये जो कुंडली है, तो इसका सब लॉर्ड जो है वो करेक्ट है, खाली आगे का जो है। सर मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक मिनट, सब लॉर्ड तो चेंज होगा ही नहीं ना उसका लग्न का। राहु का सब लॉर्ड तो लंबे समय तक रहेगा। वीनस का 9 मिनट रहता है, तो राहु का देखिए, वीनस की दशा 20 वर्ष की है, राहु की है 18 साल की। राहु का सब लॉर्ड तो रहता है 7.5-8 मिनट, 8 मिनट तक तो वो चेंज ही नहीं होगा। लेकिन राहु का मून से संबंध आ गया ना मैडम यहाँ पे वापस, और सर वो हमें वेनस सब में एक भी नहीं, है। आप केपी को इससे मत जोड़िए, हमें संबंध सब लॉर्ड से बनाना है, हमें संबंध सब लॉर्ड से बनाना लेकिन है। और एक मिनट सुनिए, सब लॉर्ड आगम बने। हाँ और एक चीज, हमें संबंध बोलिए। सब लॉर्ड से बनाना है, सब लॉर्ड से नहीं बनाना, क्योंकि हमारी जो कस्पल है वो सब लॉर्ड पे काम करती है। ओके। तो हमें संबंध उसके सब लॉर्ड से बनाना है। नहीं, लेकिन ये पत्रिका वो दिखा रही है करके मैंने आपको ये सवाल पूछा, क्योंकि यहाँ पे सर वेनस हाँ और मर्क्यूरी एक साथ आ गए हैं। ऐसा बहुत कम होता है मैडम, आप कई पत्रिका चेक कीजिए, जी जब जुड़वा होंगे ना हाँ जी। तो ही उनका संबंध आता है। वेनस और मर्क्यूरी एक राशि में, एक भाव में ऐसे आते हैं। सर वो तो ठीक है, वो थ्योरीज, हाँ, बहुत थ्योरीज काम करती हैं, मैं उसको ओके डिनाई नहीं कर रही। ओके ओके। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कस्पल में जो है रिलेशन सब लॉर्ड से देखा जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि देखिए, इन दोनों महीनों में क्या है, जो मैं आपको मेन चीज बताना चाह रही हूँ, अगर इनमें 2-3 मिनट का भी फर्क है, और अगर हम इनके सब लॉर्ड्स पर आते हैं, तो मुश्किल से 1 या 2 सब लॉर्ड चेंज होते हैं किसी भी कस्प के। इसमें से एक बहन के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और एक बहुत अच्छे से अभी तक सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। एक की शादी मात्र 19 साल में हो गई, और एक की शादी 23 साल में हुई। एक की एजुकेशन नॉर्मल बीए है, और एक ने एमए इंग्लिश किया। तो दोनों महीनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है। और अगर हम, आप देखिए, आप अगर आप केपी पे जाएंगे, अगर आप प्रॉमिस सबलॉट से पढ़ेंगे, तो सबलॉट्स तो हार्डली 1 या 2 चेंज हो रहे हैं, सबलॉट्स वहीं का वहीं है, लेकिन आपके सब लॉर्ड्स हर 10-15 सेकंड में चेंज होंगे। और मेरे पास एक चार्ट और भी ऐसा है जहां सिर्फ 1 मिनट का फर्क है दोनों बच्चों में, और एक लड़का है और एक लड़की है। एक लड़का है और पहला लड़का हुआ, फिर लड़की हुई, और तो ना उनका नमांश, ना उनका D60 चार्ट, कोई भी चेंज नहीं होता, कुछ भी, एक भी प्लैनेट। लेकिन अगर हम सब लॉर्ड्स पर जाते हैं, तो सब लॉर्ड्स बहुत सारे भावों के डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं। तो मैं खैर उस पर बहस नहीं कर रही। देखिए, थ्योरी ठीक है, आपको रिजल्ट मिलते हैं किसी भी थ्योरी से, वो वेल एंड गुड, लेकिन मेरा जो यहाँ पर पर्पस यही था कि मैं कस्पल इंटरलिंक्स प्रैक्टिस करती हूँ, और इससे मुझे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिले हैं। तो मेरे को बस हमने इंट्रो कभी देनी थी। हाँ जी। कस्पल इंटरलिंक का हमने सोचा ही नहीं कभी। आपका सेशन देख के हमको थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। और आप कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और किसी के कोई डाउट्स? मैम किसी का प्रोफेशन चेक करना हो हमें, तो हाँ जी। यहाँ पे भी 10th SSL लेंगे? हाँ जी, 10th SSL से बिल्कुल। और फिर उसका एनल लेंगे, 10th SSL का एनल। एनल मींस में नक्षत्र लॉर्ड। हाँ जी, स्टार लॉर्ड जी, स्टार लॉर्ड। हाँ, स्टार लॉर्ड लेंगे। 10th SSL लेंगे। जैसे सपोज, हाँ जी, जैसे सपोज आपका 10th SSL सैटर्न है, ठीक है, हम सैटर्न का स्टार लॉर्ड, फिर उसका सब लॉर्ड, फिर उसका सब लॉर्ड। वो जिस भी राशि में बैठा है वही प्रोफेशन, उस हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन होना चाहिए। नो मैम, प्रोफेशन देखने का तरीका भी वही है। आप राशि की सिग्निफिकेशंस को भूल जाइए, यहाँ कोई राशि की सिग्निफिकेशंस नहीं ली जाती। मैं वही चीज आपको बताना चाह रही हूँ, कोई की सपोज वो कैप्रिकॉर्न में बैठा है या कैंसर में बैठा है, राशि की सिग्निफिकेशंस भी नहीं ली जाती। जैसे सैटर्न है, सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है? आपका जुपिटर।
तो वो जुपिटर के थ्रू किन किन भावों को इन्वॉल्व कर रहा है, आगे उसका सब लॉर्ड किन भावों से कमिट कर रहा है। देखिए स्टार लॉर्ड का काम होता है इन्वॉल्वमेंट करना। एक प्लैनेट का स्टार लॉर्ड जिन जिन घरों की इन्वॉल्वमेंट करेगा, जिन जिन कस्पल पोजीशंस की इन्वॉल्वमेंट करेगा, वो प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट देगा और किसी का रिजल्ट नहीं देगा। फर्दर उसका सब लॉर्ड जिन कस्प से कमिटमेंट करेगा उन्हीं का ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे सपोज आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई 10th हाउस की, सब लॉर्ड आगे आपका 6 में आ गया, तो कमिटमेंट बढ़िया होगी, वो पर्सन जॉब में जाएगा। लेकिन कहीं अगर आगे सब लॉर्ड 5 में और 9 में आ गया, इट मीन्स 10th हाउस की एक तो उसने नेगेशन कर दी 9 में आके, और 5 में आके वो 10th से 8th हो गया, तो वो उसका काम कभी भी सेट नहीं हो पाएगा। और आगे जो सब लॉर्ड है वो करता है फाइनल कंफर्मेशन, और अगर कहीं आगे वो भी 5 और 9 में आ गया तो वो व्यक्ति जीवन भर काम नहीं कर पाएगा। तो हर्षा जी, हाँ जी, हाँ जी, एक सवाल और था मेरा इसी पे, प्रोफेशन पे ही जी, कि जैसे हमने 10th SSL देख लिया, उससे हमने जॉब देख ली या बिजनेस देख लिया, अब वो किस लेवल का जॉब या बिजनेस करेगा, बिल्कुल बिल्कुल तो ये यहाँ पे कैसे एक्सप्लोर करेंगे हम? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो व्यापार करना है तो उसको व्यापार क्या करना है, जी ठीक है, ठीक है। हाँ वो जी, हम ये देखते हैं कि जैसे 1 से लेके 12 सब लॉर्ड्स है ना आपके पास, जी 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 तो कौन सा सब लॉर्ड 10th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। जी, ठीक सपोज है, 4th सब लॉर्ड है, वो 10th को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, और आगे सब लॉर्ड भी कमिटमेंट अच्छी कर रहा है और सब लॉर्ड भी, तो हाँ वो जी। 4th हाउस से रिलेटेड अगर व्यापार करेगा तो सक्सेसफुल रहेगा। तो वो किस लेवल तक रहेगा, मतलब जैसे होता है ना कुछ लोग का अच्छा दिखने के बाद भी काफी लो ग्रेड काम होता है। मैम वो पढ़ने का हाँ जी, तरीका है। देखिए सपोज जहां पर आपका 10th SSL बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहा है 2, 6, 10, 11, और कमिटमेंट भी आपकी 2, 6, 10, 11 से हो रही है, वो काम एक्सीलेंट रहेगा। अगर आपकी कमिटमेंट 10 के साथ साथ 9 से हो गई, 5 से हो गई, 12 से हो गई, तो वो काम में आपको परेशानी भी रहेगी, वो एक काम आप कितने काम चेंज भी करोगे और आपको लॉस भी रहेगा। नहीं बट जैसे कई कई कुंडलियों में होता है कि सन काफी अच्छा होता है 10th, जी, हाँ जी, एक आदमी एक क्लास ऑफिसर है और एक आदमी लो ग्रेड में मतलब कर रहा है काम गवर्नमेंट में ही, मैम लेकिन लो मैं ग्रेड में है। सुनिए हाँ पिछले 1 घंटे से आपको यही तो समझा रही हूँ जी, कि जरूरी नहीं है कि आपका सन 10वें में बैठा है उस आदमी का काम बढ़िया ही होगा। नहीं नहीं, मैं प्लेसमेंट हाँ, की बात गलती से हाँ बोल जी, गई, मतलब उसके ओके, सिग्निफिकेटर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, दोनों के जी, ही सेम आ रहे हैं बट जी, ग्रेड्स में फर्क है। मैम होगा ना, वो प्रॉमिस में फर्क होगा, उनके प्रॉमिस में फर्क होगा जरूर। वो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, जब चार्ट पढ़ना पड़ेगा फिर समझ आएगा कि सपोज देखिए जब आप ये देख रहे हो उसका 10वें का सब लॉर्ड सन आ रहा है, तो जरूरी तो नहीं है उसका भी सन ही आएगा, उसका कोई और प्लेनेट आएगा। जब सब लॉर्ड्स आपके फ्यू सेकंड्स में चेंज हो रहे हैं, उनके जी जी, टाइम में भी फर्क होगा, उनकी होरोस्कोप में भी फर्क होगा। चलिए होरोस्कोप भी सेम है, सेम है, ठीक है, करेक्ट, सेम डे का उनका जन्म है, सेम जी लग्न का उनका जन्म है, जी ठीक है, जी, और नक्षत्र लॉर्ड भी उनका सेम है, डिग्री भी उनकी सेम है, लग्न की थोड़ी सी फर्क है, लेकिन ये डेफिनेट है 10th का सब लॉर्ड सेम नहीं आ सकता। क्यों? देखो अगर सपोज वो इंसान दिल्ली में, अगर सपोज मालवीय नगर में पैदा हुआ है और दूसरा इंसान दिल्ली में, दिल्ली के पास द्वारका है, वहां पे पैदा हुआ है, ठीक है, लेट लॉन्ग वहां के डलेंगे और लेट लॉन्ग के हिसाब से उसके चेंज आ सब लॉर्ड्स जाएगा, कभी सेम हो ही नहीं सकते, जी जी जी, वो सेम हो ही नहीं सकते। और यही वजह है कि सेम कुंडली लेकर भी एक इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है और एक इंसान उससे लो ग्रेड जॉब कर रहा होता है। जब आपका सब लॉर्ड चेंज हो गया ना, जी जी जी, तो नेचुरल है उसका सब लॉर्ड उसे क्या चीज, जब हम प्रॉमिस पढ़ेंगे उसका प्रॉमिस बढ़िया आ रहा होगा। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सब लॉर्ड चेंज होने से ही ये फर्क आ रहा है। सब लॉर्ड चेंज हो रहे हैं ना, देखिए हाँ जी, इसीलिए तो जो 2 इंसान कम अंतर में भी पैदा हो रहे हैं ना। जी जी देखिए जी, हमारा ये मानना है कि कभी भी एक इंसान का होरोस्कोप दूसरे से कभी मैच नहीं मैच करता, नहीं होता, करेक्ट, यूनिक होता है। जी जी, इसी वजह से हर इंसान यूनिक है, उसकी आदतें अलग है, उसकी नेचर अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है। जी तो ये इसी बेस पे तो ये थ्योरी को उसको केपी को एनहेंस किया गया, क्योंकि जब जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड देखिए
सन का सबलॉट 3 मिनट तक चेंज नहीं होगा और वीनस का 9 मिनट तक चेंज नहीं होगा। हाँ जी जब वो चेंज नहीं होगा तो अगर कोई बच्चा उस दौरान पैदा हुआ है उसका सबलॉट तो सेम ही रहेगा ना, करेक्ट उसका सबलॉट सेम रहेगा। जी तो इसलिए इस थ्योरी को अपडेट करने की जरूरत थी। तो जब हम सब लॉर्ड थ्योरी को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है, मतलब हमें अपने सवालों का जवाब 1 मिनट में मिल जाता है कि हाँ भी इसके साथ ऐसा क्यों है या उसके साथ ऐसा क्यों है या उसके साथ ऐसा क्यों है। फिर इसमें जी फिर इसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, तो रोल आ उसको जाता है। जी देखिए जी थोड़ी सी जो इसमें एक कमी है, मैं छुपाऊंगी नहीं, जी जी जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करे बिना आप नेटल चार्ट से डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ठीक है, एग्जैक्टली और रेक्टिफिकेशन करने में कभी कभी 1 दिन लग जाता है, कभी 2 दिन हाँ लग जी जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ हुई है ये मैडम। प्रॉब्लम, इसीलिए मैं इतने क्वेश्चंस कर रही हूँ एक्चुअली। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चन से नहीं घबराती, आप 10 बार जी जी पूछिए। जी हाँ तो जी मैडम इसीलिए मैडम मैं सर अभी आती हूँ एक बार, तो हाँ इसीलिए वो हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी है। देखिए ओके। कोई भी हाँ जी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना, पिन पॉइंट करने के लिए जी 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 आप फिर नेटल होरारी से का सहारा लेना देखो, पड़ता है हमको। आप नेटल से ये चीज तो निकाल लोगे कि उसको नौकरी मिलनी तय है। जी 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 अब उसका क्वेश्चन है कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, इस कंपनी में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जी ये आप नेटल से नहीं बता सकते, नहीं देख सकते ये आप होरेरी से ही देख सकते। तो होरेरी में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन निकल के आती है और बहुत बढ़िया एक्यूरेसी रहती है। जी, और देखिए वैसे भी कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता ही तभी है जब वो परेशान होता है, और बिल्कुल यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजी में आता भी तभी है कि जब जो उसके वो साथ खुद परेशानी झेल खुद लेता परेशान है। होता है और वो देखता है कि भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ जी 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 सर पूछिए। थैंक यू हर्षा जी। ओके जी। हेलो हेलो हाँ मैडम, जी हाँ जी अभी जो हमने रेक्टिफिकेशन किया हाँ जी। उसका सब लॉर्ड हमने शनि पकड़ा। अच्छा जी। हाँ, हाँ लेकिन जी। शनि की राशि में राहु है मैडम, तो उसका विचार नहीं कर सकते। नहीं करते, हम करते ही नहीं राशि का विचार। नहीं, शनि के भाव में राहु है। हाँ सर, उसका विचार नहीं किया जाता, नहीं होएगा। अच्छा, नहीं विचार किया जाता किस्मत में। ओके, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, उसका विचार नहीं किया जाता, कौन सी राशि में बैठा है उसका विचार नहीं किया जाएगा। आप हमेशा शनि का स्टार लॉर्ड ही लिया जाएगा। ओके, थैंक हाँ यू। जी हाँ जी। मैम ये चार्ट का प्लेस कहाँ का है? मेरठ मेरठ। मेरठ, ओके। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? हर्षा जी, हाँ जी। रेट्रोग्रेशन को हम लोग इसलिए नहीं लेते इसमें क्योंकि वो हमारी थिंकिंग है कि ये ऑल प्लैनेट्स मूव इन द स्ट्रेट मोशन, सभी डायरेक्ट मोशन पे चल रहे हैं। जी। बट जब हम ट्रांजिट देखते हैं तो रेट्रोग्रेशन की जो डिग्री है हाँ जी। वो तो इफेक्ट करती है, तो करती हम तो है। डिग्री एट द पॉइंट ऑफ नहीं रेट्रोग्रेशन वाली ले लेते हैं जिसमें रेट्रोग्रेट होकर डिग्री आ रही है। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, उसमें भी हम ऐसा कुछ ट्रांजिट में, सुनिए मेरी बात, हमने क्या कहा कि एक प्लैनेट जो है ना सिर्फ 2 तरह से फल दे रहा है। मतलब हमने ना रेट्रोग्रेशन ले रहे हैं, ना एस्पेक्ट ले रहे हैं, ना कंजंक्शन, कुछ ले ही नहीं रहे ना। अगर प्लेनेट आपका, सुनिए, आपका प्लेनेट अगर रेट्रो है, जब आप पैदा हुए आपका कोई भी प्लेनेट रेट्रो है पर्टिकुलर डिग्री पे, हमने सिर्फ उसका स्टार लॉर्ड लेना है ना कि वो कौन से स्टार में है। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। हाँ जी बताइए। ट्रांजिट के केस में रेट्रोग्रेशन में कई बार क्या होता है, डिग्री चेंज हो जाती है, लेकिन जब हमारी थ्योरी ये कह रही है कि कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट ही नहीं ले रहा, कई बार रेट्रोग्रेशन होकर वो राशि चेंज कर जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो जब रेट्रोग्रेशन को हम लोग एज अ प्रिंसिपल मानते ही नहीं है, तो हमें तो स्ट्रेट मोशन की डिग्री लेनी चाहिए, रेट्रोग्रेशन की डिग्री लेनी ही नहीं चाहिए। नहीं, प्लैनेट तो चलिए ठीक है रेट्रो होता है, लेकिन इस थ्योरी में उसको कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि इस थ्योरी में हम सीधा उसके स्टार लॉर्ड को ले रहे हैं ना। और देखिए जब प्लैनेट सपोज रेट्रो हो रहा है, हम हॉरेरी लगा रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ उसका ट्रांजिट लेना है ना। जैसे सपोज हम जुपिटर ही ले रहे हैं तो हम उसका ट्रांजिट लगाते हैं कि ट्रांजिट जुपिटर कब रिजल्ट देगा, हाँ जी, मतलब तो कब उसको दे रहा है। अब जैसे उसमें देखिए उसमें हम रेट्रोग्रेशन को नहीं लेते। जब जुपिटर जिस भी साइन में ट्रांजिट करेगा हम उसका स्टार भी लेंगे, जब उसका स्टार भी फेवरेबल आएगा तभी वो इवेंट होगा।
करेक्ट करेक्ट, हाँ, बट 30 तो हम लोग तो बोलते मानते ही नहीं ना। तो हैं। हम लोग की जो इधर- फिर इधर होनी इधर- चाहिए हाँ, ट्रांजिट्स के केस में, क्लिक वो स्ट्रेट मोशन की होनी चाहिए। अगर हाँ अब जैसे बराबर, अभी जुपिटर हाँ, रेट्रो 32 होकर सर हम सर एक मिनट, हम नहीं हाँ, मान फिर ठीक। रहे, लेकिन वैसे एस्ट्रोनॉमी में खाली तो हाँ, प्लेनेट हाँ, रेट्रो होता है, उसी के निकल हिसाब आता से डिग्री देते हैं ना वो। नहीं, हम इस रेट्रो नहीं थ्योरी में होता, उसको नहीं हम रेट्रो नहीं होता क्योंकि इल्यूजन होता है कि वो रेट्रो जी हो गया, हो अदरवाइज गया, तो स्ट्रेट मोशन पे चल रहा है। लेकिन उसकी डिग्री तो वैसी आती है ना, फिर वो फॉरवर्ड ये जा रहा है या यही एक बैक जा कंफ्यूजन रहा अभी है, भी मुझे है कि डिग्री, अगर वो स्ट्रेट मोशन में डिग्री चेंज होनी नहीं चाहिए। लेकिन डिग्री तो चेंज होती है। अब ये माना जाता है, होनी तो नहीं चाहिए, लॉजिक तो डिग्री नहीं तो कहता चेंज कि अगर होती स्ट्रेट है। मोशन पे है तो डिग्री वापस पीछे आ जाए, करेक्ट, जी लॉजिकली तो नहीं है। है ना। तो लेकिन अब डिग्री जैसे तो अभी चेंज होती प्लेनेट है। चला गया 10th पे, जैसे जुपिटर ले, इट वाज इन द कैप्रिकॉर्न पिछले जून तक, देन इट रेट्रो होकर वापस ये सैगिटेरियस में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जब वो रेट्रोग्रेड मोशन है ही नहीं है तो उसको वापस आना नहीं चाहिए था, आना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग इम्पैक्ट नहीं लेते सर अपने थ्योरी ये में। इतना तो ये चीज मुझे भी नहीं पता, ये फ्रैंकली मेरे बताऊं तो। हाँ आई जी हैड दिस कंफ्यूजन कि जब हम उसको इफेक्ट में ले नहीं रहे तो ट्रांजिट के केस में हम लोग उसका इफेक्ट क्यों ले रहे हैं। नहीं करना। नहीं, हम ट्रांजिट में रेट्रो मोशन ट्रांजिट का में कोई आज इफेक्ट की नहीं डेट में अगर लेते। मैडम चेक करेंगे, ट्रांजिट में अगर आज की डेट में चेक हो करेंगे जाइए। तो हम इसको मानेंगे ये सैगी में है, हाँ, चार्जर जी जबकि वो स्ट्रेट मोशन पे चल रहा होता तो वो आज कैप्रिकॉर्न में होना चाहिए था। बिल्कुल, जब कैप्रिकॉर्न से वापस आया ये फिर वापस आ गया ना, तो जी रेट्रोग्रेशन को कहीं ना कहीं हमने इफेक्ट लिया है। लिया है, लेकिन इस थ्योरी में उस रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट हम इसलिए नहीं ले रहे कि एक पर्टिकुलर होरोस्कोप में, चाहे हम प्रश्न लगा रहे हैं, जिस समय भी हम प्रश्न लगा रहे हैं, कि देखिए प्रश्न क्या है कि जिस समय आपके मन में वो भाव जागा कि मुझे पूछना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रश्न के समय जो भी स्थिति होगी वो तो फिक्स हो गई ना, समझिए। मैडम नेटल के केस में भी हम लोग ट्रांजिट को तो आज की डिग्री ही लेंगे अगर नेटल से भी डिग्री ले रहे हैं। हाँ, तो नेटल के केस में हम साइन को पकड़ते हैं पहले। हाँ, तो साइन रेट्रोग्रेड होकर आया तो हमने इफेक्ट तो रेट्रोग्रेड का कहीं ना कहीं नहीं, आप समझे नहीं, जब वो कैप्रिकॉर्न में गया, वो कैप्रिकॉर्न के रिजल्ट देगा वो 3 महीने। मैं उसमें वो नहीं लगा रहा हूँ। आई एम सेइंग कि जब हम उसका रेट्रोग्रेशन को इफेक्ट को कहते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता ही नहीं है, जी तो फिर उसकी स्ट्रेट डिग्री ना हम लेकर हम बोलते यही है कि हमें आभास होता है कि वो रेट्रो हो रहा है, रेट्रो हो ये रहा बोला है। जाए। मेरी वो उसमें कहीं नहीं है, बट कन्फ्लिक्शन ये है कि जब हम ले नहीं रहे तो उसके स्ट्रेट मोशन को ना लेके बिल्कुल, उसकी डिग्री क्यों हम कम ज्यादा करते हैं, डिग्री क्यों कम ज्यादा कर रहे हैं। इस चीज का तो मेरे पास जवाब नहीं है सर। या हाउसेस भी चेंज हो गए ना, जैसे अगर राशि चेंज हुई तो हाउसेस भी चेंज हो गए नेटल में, किसमें, सॉरी ट्रांजिट में जो ये सिंह जी जो पूछ रहे हैं उनका हाँ, वो क्वेश्चन कालपुरुष सही की है। आप हाँ जी कुंडली का हिसाब लेंगे तो जब राशि चेंज करेगा तो मैम हाउस तो चेंज होगा ही ना। जी जी जी, होरारी राशि में भी change- फिर हम उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे, भले ही हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि रेट्रो हुआ। मैम हम रेट्रो कंसिडर नहीं करते, वो जिस भी राशि जी। में रहेगा, साइन में होगा, जी तो जी हम जी। उस प्लेनेट को पढ़ेंगे कि क्या वो उस इवेंट को देने में कैपेबल है या नहीं है। ठीक। जी मैम एक क्वेश्चन है। फिर मीटिंग कर लूंगी उसके बाद, फिर आपको। हेलो, हाँ जी, हाँ मैम एक क्वेश्चन पूछ सकते हाँ हैं? जी पूछिए। अच्छा, कसफल इंटरलिंक में जब हम बीटीआर करेंगे तब रूलिंग प्लैनेट में हम रेट्रो को लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। क्या मतलब रेट्रो, आप समझे नहीं मैम, हम एक बात सुनिए, रेट्रो का कंसीडर क्यों करना है? बीटीआर करते हुए हमें क्या लेना है? बीटीआर करते हुए हम क्या कर रहे हैं? नेटल चार्ट है, जब एक बच्चा हुआ, अगर प्लेनेट उस समय रेट्रो है, वो तो लिखा हुआ आएगा वो रेट्रो है। हाँ, तो बीटीआर करने के लिए क्यों? बीटीआर के कुछ नियम बनाए गए हैं, वो नियमों के हिसाब से हम बीटीआर करते हैं। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मून का स्टार लॉर्ड का उसके लगन के एसएसएल से रिलेशन बनना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद और नियम है, इसमें हम ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ तक लेते हैं कि सपोज उस बच्चे उसका इवेंट बैक इवेंट हम मैच करते बिल्कुल हैं, वो मैच और करके जेनेटिकल उसे कनेक्शन जो है उसको भी मैच करते हैं, बिल्कुल मून का चार्ट का भी मैच करते हैं, जेनेटिकल कनेक्शंस लेते हैं, माता के, पिता और के, भाई बहनों 117 के, का भी कलेक्शन देखेंगे 117 क्या? का भी लेते हैं। बिल्कुल हाँ मैम, बिल्कुल, ये सब हम करते हैं। हम पूछ रहे हैं अगर रूलिंग प्लैनेट से कोई बीटीआर हम करेंगे तो उससे क्या रेट्रो को निकाल देंगे या कंसीडर करेंगे? नहीं आप करो ना, सपोज आपके रूलिंग प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मार्स आ रहा है, मार्च इस समय रेट्रो चल रहा है, हाँ ठीक है, हाँ तो आप कंसीडर करो ना, आप रेट्रो सोच ही क्यों रहे हो वो रेट्रो है? अगर आपका मार्स रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है, आप उसको यूज करो। ओके, थैंक यू। आप उसको यूज करो, हाँ जी।
मैम जैसे एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे अगर होरारी में हमारे पास एजुकेशन को लेके कोई क्वेश्चन आता है कि हम अपने जी। बेटे को कोई क्या एजुकेशन दिलाएं 10th के बाद, तो हम्म। हम 4th एसएसएल देखेंगे कि 9th देखेंगे उस समय? मैम डिपेंड करता है कि उस बच्चे की एज क्या है और वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या है। सपोज वो ग्रेजुएट अगर हो चुका है तो फिर तो उसका क्वेश्चन हायर एजुकेशन का है, फिर आप 9th पकड़ोगे। और अगर अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन है कि वो अभी उसने 10th के बाद अभी सब्जेक्ट चूज करने हैं या आगे एजुकेशन लेनी है, फिर आप पहले 4th पढ़ोगे। 4th हाउस आपका प्राइमरी एजुकेशन है, 9th आपका हायर है। तो इसका एसएसएल का जो सब लॉट जो भी हाउस दिखा रहा होगा, तो हाँ वो जी। एजुकेशन चूज करके देंगे। 4th नहीं का जो मैम, एसएसएल है, इसका तरीका भी वही है जैसे हमने प्रोफेशन देखा था कि कौन सा एसएसएल आपका 9th को इन्वॉल्व कर रहा है, 4 को इन्वॉल्व कर रहा है और आगे सब लॉट भी सपोर्ट कर रहा है, उसी से रिलेटेड एजुकेशन आप उसको लेनी चाहिए। लास्ट सब लॉट तक जाएंगे इसमें भी? हाँ जी बिल्कुल, वो प्लेनेट को हमेशा पढ़ना ही वैसे है, और कोई तरीका नहीं है, वैसे ही पढ़ना है कंफर्मेशन, हमेशा। फाइनल कंफर्मेशन बिल्कुल सब लॉट पे ही लेंगे ना? ओके। और मैम बिल्कुल। टाइमिंग ऑफ इवेंट, जैसे कोई मैरिज को लेके कोई क्वेश्चन आता है हाँ कि जी शादी का प्रॉमिस तो है लेकिन वो कब होगी, जी। तो उस समय क्या मैम आंसर उसके दें? लिए हम दशा पढ़ते हैं आगे, पहले प्रॉमिस चेक करते हैं, उसके बाद अब जी। शादी होनी कब है, पहले प्रॉमिस अगर आ गया तो उसके बाद हम दशा पे जाते हैं और फिर ट्रांजिट अप्लाई करते हैं। जुपिटर का ट्रांजिट, सन मून तीनों ट्रांजिट लगाते हैं। तो जुपिटर का ट्रांजिट 7th हाउस से होना चाहिए ना? हाँ, जुपिटर जिस भी साइन में ट्रांजिट करे वो मैरिज हाँ। देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बने, 5 7 11 का। ओके हाँ जी। ओके। हाँ जी, थैंक यू मैम। अगर वो साइन नहीं करता, वो 1 साल फिर शादी नहीं होगी, फिर हम अगला साइन चूज करेंगे। तो यहाँ मंथ के लिए सन के भी ट्रांजिट हाँ को जी लेंगे? बिल्कुल मैम, मंथ के लिए सन का ट्रांजिट लेंगे। हाँ जी जी। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स और और कुछ? मैम, हाँ जी एक क्वेश्चन और है। अगर बताइए। सेकंड मैरिज का प्रॉमिस देखना है तो 9th एसएसएल का देखेंगे? हाँ जी, सेकंड मैरिज 9th एसएसएल। ओके थैंक यू मैम। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है जो हम फिनिश करें? मैम बीटीआर में जो आर्क का बात है ना, बीटीआर में हाँ जी वो जो आर्क होता है जी। उसको थोड़ा एक बार समझा दीजिए। मैम आर्क दिखाती है कि अगर आपका फीमेल साइन राइज हो रहा है और किसी फीमेल का बर्थ है तो आर्क आपकी 50% से कम रहनी चाहिए। और मेल में उल्टा हो जाएगा कि अगर सपोज मेल साइन है और किसी फीमेल का बर्थ है तो आर्क आपकी 50% से अबव रहती है। अच्छा हाँ जी ओके। हाँ जी। चलिए ठीक है, अब आई थिंक सबको किसी और को कुछ पूछना है तो मैं एंड कर रही हूँ। ओके, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स आने के लिए। गुड बाय। थैंक बाय। यू अर्षद, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू थैंक मैम, यू। आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। नाइस मीटिंग। नाइस मीटिंग मैम। थैंक यू।